Hello everyone, welcome to IQ Tab. A very good morning to all of you. आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था हमारे सारे स्टेजेस को, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स की जो भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गई हैं. फिर भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि न्यू इस वीडियो को देख रहा है या पुराने वीडियोस को देख रहा है, उनको कोई डाउट्स आते हैं जब भी वो उस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स से अपने डाउट रेज़ कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उसका आंसर आप तक मिल जाए, ठीक है. तो लास्ट वीडियो तक हमने जो भी बजट के स्टेजेस थे, यानी कि 6 स्टेजेस थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है. राइट नाउ अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रांट. हम ऐसा बोल सकते हैं कि बजट से ही रिलेटेड है, ठीक है, बट बजट की स्टेजेस में हम उसको बेसिकली काउंट नहीं करते, बट उसी का ही पार्ट मान सकते हैं. कैसे वो हम देखते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन एडिशन टू द बजट दैट कंटेन्स द ऑर्डिनरी estimates of income and expenditure for one financial year, various other grants are made by the parliament under extraordinary special circumstances. यानी यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो बजट के अलावा, क्योंकि बजट में देखो गवर्नमेंट की जो जो इनकम थी, जो एक्सपेंडिचर खर्च होने वाला था, उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने अमाउंट की डिमांड की थी वो अमाउंट उन्हें बजट में मिल गया है. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कोई न्यू सर्विस ऐड हो गई है, कोई कैलामिटी आ गई है, डिज़ास्टर वगैरह आ गया है. जैसे कि आप देख सकते हो कोविड-19 जैसी सिचुएशन आई थी. तो ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके से हम उसके लिए पैसा लॉकेट करें, बिकॉज ऐसी सिचुएशन कभी बता के नहीं आती है. ना ही गवर्नमेंट को उस समय अंदाज़ा होगा कि हाँ, जब हम बजट पास कर रहे हैं तब आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहाँ पे कोविड-19 के टाइम पे हमें ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे. तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, सीधा पार्लियामेंट से कुछ ग्रांट लेती है. उस ग्रांट के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनको मिल जाता है, जिसके थ्रू वो अपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी वो सर्विस देना चाहते हैं उसको वो अच्छे से दे पाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम एक एक करके उन ग्रांट्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारी ग्रांट है वो है सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है. दिस इज़ फर्स्ट वन. इसमें सिंपली बोला गया है कि इट इज़ अ ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज़ फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर. यानी कि सिंपली बोला जा रहा है कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू जितना भी पैसा मांगा था उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी सर्विस ले लो आप, मान लो गवर्नमेंट को कुछ हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा, ठीक है. ऐसी सर्विस में अगर मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि मेरा खर्चा करीबन होने वाला है 50 करोड़ का, ठीक है, ये वो एस्टिमेट करके चलते, मान के चलते हैं कि इतना लमसम इतना खर्चा हमारा हो जाएगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. बट कोविड-19 जैसे सिचुएशन में आप देख सकते हो कितने ऐसे लोग थे जिनके पास काम वगैरह सब नहीं था. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको थोड़ा सा काम प्रोवाइड दे. और क्योंकि मनरेगा में बेसिकली बोला जाता है कि 100 डेज़ तक का जो है किसी भी पर्सन को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, अगर उनसे कोई काम नहीं करवा सकते तो उसके बदले पैसा दे दो. तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी पैसा मनरेगा के लिए ऐसा नहीं था कि पहले से अलॉटेड नहीं था, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई कोविड-19 की, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल जो होते हैं अनएम्प्लॉयड हो गए, उन पर्सनस की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो है अमाउंट जो है गवर्नमेंट को रिलीज़ करना पड़ा मनरेगा के थ्रू, ताकि उन लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है. तो यानी कि अगर पार्लियामेंट को या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि उस पर्टिकुलर सर्विस में जो पैसा खर्च होने वाला है उससे वो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट है और उन्हें उस ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस केस में उन्हें सिंपली क्या करना है, सप्लीमेंट्री ग्रांट इशू करनी है. उस ग्रांट के थ्रू अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो उन्हें लग रहा है कि हाँ इतने में हो जाएगा, तो वो चीज़ें वो उनसे ग्रांट के थ्रू ले लेंगे. अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें इसमें, तो अगर मैं बात करती हूँ बजट 2020 से 21, यानी 2020-21 का जो बजट आया था, अगर आप उसमें देखोगे तो गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 2.35 लाख
करोड़ का सप्लीमेंट्री ग्रांट इशू करवाया था। क्यों? बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंडिचर उनका बढ़ गया था ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, पेंडेमिक की वजह से। तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने जो उस टाइम का बजट आया था 2020-21 में, वहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट इशू करी थी 2.35 लाख करोड़ की, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट जो है इन ग्रांट्स को यूज़ करती है जब भी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है। तो नेक्स्ट आपका ग्रांट है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट में आप देखोगे लिखा गया है कि इट इज़ अ ग्रांटेड व्हेन अ नीड हैज़ अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। तो आपको ये जो वर्ड याद रखना है, न्यू सर्विस, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है वो आपको हेल्प करेंगे डिफ्रेंशिएट करने में कि किस तरीके से सप्लीमेंट्री ग्रांट डिफरेंट है एडिशनल ग्रांट से, किस तरीके से डिफरेंट एक्सेस ग्रांट से, एंड देन वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, टोकन ग्रांट क्या होता है। तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, पर छोटी छोटी जो कीवर्ड्स है ना, ये बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करते हैं सभी ग्रांट्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी पैसा अलॉकेट था यहाँ पे बजट में, बट इनसफिशिएंट हो गया, यानी कम हो गया वो पैसा। जितना पैसा मिला था वो बेसिकली उससे ज़्यादा अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट को। बट एडिशनल ग्रांट में आपको देखने को मिलेगा कि एक न्यू सर्विस की बात की जा रही है, और वो न्यू सर्विस उसके लिए, क्योंकि अगर कोई न्यू सर्विस आएगी तो एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। अगर गवर्नमेंट चाह रही है कुछ नया चीज़ करना है तो उसके लिए अलग से पैसा भी चाहिए होगा। और मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो न्यू सर्विस है उसका कोई भी जिक्र नहीं था उस साल के बजट में। यानी गवर्नमेंट जब भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर का बजट लेके आती है, अगर उस पर्टिकुलर बजट में ऐसी कोई भी सर्विस को जिसका जिक्र नहीं होता, और वो न्यू सर्विस बेसिकली उसकी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसी नीड होती है जहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ ऐसी सर्विसेज लेके आनी पड़ती है, बट क्योंकि उसको लाने के लिए जो एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होती, तब उसके लिए जो ग्रांट इशू करती है कि भाई हमें कुछ एडिशनल ग्रांट चाहिए, बिकॉज ये सर्विस हमें लगा नहीं था कि बजट में बेसिकली ये हम कर पाएंगे, या फिर ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब कुछ टाइम बाद ही नज़र आती है कि हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमें पैसा चाहिए था, बट क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर ईयर के बजट में उसको इंक्लूड नहीं किया, तो सिंपली उसके लिए वो एडिशनल ग्रांट यूज़ करके उनको वहाँ पे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखें तो 2019 टू 20 का अगर देखेंगे तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने लगभग अराउंड 8000, ठीक है, 8000 करोड़ रुपए का एडिशनल ग्रांट इशू किया था। किस चीज़ के लिए? बेसिकली उस समय जो था न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी जो थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, वो बेसिकली बन रही थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस टाइम पे जो यूटी था आपका JNK और लद्दाख का, वो एकदम न्यू था, और ये क्योंकि न्यू सर्विस थी और उस टाइम पे उससे पहले इसका कोई मतलब आइडिया नहीं था गवर्नमेंट को कि इस तरीके से सर्विस आएगी और किस तरीके से उनको पैसा चाहिए होगा। बट क्योंकि बाद में उन्हें नीड पड़ी कि हाँ भाई इस तरीके से हमें एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना पड़ेगा, लद्दाख को यूटी क्रिएट करना पड़ेगा, तो उस केस में उन्होंने जो अमाउंट का डिमांड किया वो किसके थ्रू किया था? एडिशनल ग्रांट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ग्रांट है एक्सेस ग्रांट। इसमें बोला गया है कि इट इज़ ग्रांटेड व्हेन अ मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस। यहाँ पे जो वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन अ बजट फॉर दैट ईयर। It is voted by the Lok Sabha after the financial year. Before the demand for excess grant are submitted to the Lok Sabha for voting, they must be approved by the Public Account Committee of the Parliament. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई एक सर्विस थी, ठीक है, उस सर्विस को करने के चक्कर में क्या हुआ, कुछ पैसा अलॉट किया गया था, बट उस पैसे से ज़्यादा जो है अमाउंट उसमें खर्च हो गया, ठीक है। तो यानी एक्सेस ऑफ द अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर सर्विस को देने में जब गवर्नमेंट का लग गया, क्योंकि उन्होंने डिमांड, फॉर एग्जांपल मान लो कि उन्होंने उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए 20 लाख रुपए रखे हुए थे, बट क्योंकि जब धीरे धीरे जब उसमें काम होता गया तो पता चला कि उसमें करीबन कुछ 30 लाख रुपये खर्च हो गए। तो यहाँ पे खर्चा हो चुका है, याद रखना। ये अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे हैं नहीं उसके लिए। अगर मान लो 20 लाख रुपए बेसिकली उन्होंने पहले लिए, बट उन्हें कुछ एडिशनल अमाउंट की ज़रूरत थी,
तब वो सप्लीमेंट्री ग्रांट इशू करेंगे। बट यहाँ पे उनके पास कहीं से उनके पास और पैसे आ गए और उन्होंने और पैसा यूज़ कर लिया उस पर्टिकुलर सर्विस को देने के लिए, तो उस केस में बाद में वो क्या करेंगे, एक्सेस ग्रांट को इशू करेंगे। किस तरीके से, जिस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने इस सर्विस पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो है मतलब एक्सेस ऑफ अमाउंट खर्च किया है, तो वो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर मतलब सब जो है बेसिकली एंड होगा, तो एंड होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली लोकसभा से, यानी जो आपका लोकसभा है वहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्रांट को सबमिट करना है, वहाँ पे फिर वोटिंग की जाएगी। बट लोकसभा में वोटिंग से पहले आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों अप्रूवल लेना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, डिपार्टमेंटल कमेटी का ही पार्ट है ये। इसमें बेसिकली लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट बैठे होते हैं। तो वो एक्सपर्ट वो क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा में जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग से पहले 3 से 4 हफ्ते जो है प्रॉपर स्क्रूटनी की जाती है बजट की, कि जो भी ग्रांट मांगी जा रही है वो सही भी है नहीं है। तो कैसे लोकसभा जो है वोटिंग कर दे, इस केस से भी तो यही हो रहा है ना कि गवर्नमेंट ने कुछ पैसा जो है बेसिकली लिया एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, और उन्होंने उस पर्टिकुलर सर्विस को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च कर दिया। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जस्टिफाइड था या नहीं जस्टिफाइड था, वो चेक करने का काम किसका है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का है। जब पब्लिक अकाउंट कमेटी को लगेगा कि हाँ कि ठीक है कि इतना अमाउंट खर्च कर दिया वो ज़रूरी था, देन जाके वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे लोकसभा में, देन लोकसभा उसको वोटिंग के थ्रू पास करेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी जाके देखे कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च हो रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट था भी या नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट में आपको देखने को मिलेगा 2017 to 18 में बेसिकली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक्सेस ऑफ ग्रांट को इशू किया था। यानी बेसिकली उन्हें एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए मान लेते हैं मतलब पर्टिकुलर बजट में 261.3 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे। ठीक है, बट क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो गया कि उनको बेसिकली क्या हुआ, फिर एक्सेस ग्रांट इशू करनी पड़ी। तो लगभग उन्होंने फिर 33,380 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए जो है उन्हें बाद में एलोकेट हुए। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो था, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस ग्रांट। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों हुआ, बिकॉज आप जानते हो गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडीज़ देती हैं, पेंशन्स प्रोवाइड करती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट देती है, तो इन्हीं सबको देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी हो गई थी। तो उस केस में उन्होंने उस पर्टिकुलर ईयर में आप देख सकते हो एक्सेस ग्रांट इशू करके इतना अमाउंट जो है बाद में पार्लियामेंट से लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट हर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो है ग्रांट इशू करती है और उस तरीके से फिर वर्क करती है। नेक्स्ट आपका है वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो वोट ऑफ क्रेडिट में क्या है कि इट इज़ अ ग्रांटेड फॉर अ मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड फ्रॉम द resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in the budget, hence it is like a blank check given to the executive by the Lok Sabha। यानी कि जो हमारी लोकसभा है उन्हें पता है कुछ ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, जिसका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं है कि ऐसी चीज़ें कुछ होने वाली इन फ्यूचर में। तो उस केस में क्या करती है लोकसभा, एक ब्लैंक चेक दे देती है कि अभी आपको पता नहीं है किस तरीके से क्या होने वाला है, कितना अमाउंट उस पर लगने वाला है। तो ब्लैंक चेक बेसिकली देने का मतलब ये कि बाद में एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, वहाँ पे अपना जो भी अमाउंट होना चाहिए होगा वो उस चेक में डाल के एंड देन बाद में उसका अमाउंट ले लेगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वोट ऑफ क्रेडिट एक ऐसी फाइनेंशियल ग्रांट है जो कि एग्जीक्यूटिव को दी जाती है, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा या फिर कह सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसकी डिटेल्ड जो है बेसिकली शेयर नहीं कर सकते ऑर्डिनरली इन द बजट। मैंने इस बजट में उस डिटेल के बारे में शेयर हम नहीं कर सकते, इसलिए उसको बाद में एक वोट ऑफ क्रेडिट के तौर पे लिया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, अब पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि वोट ऑफ क्रेडिट को इशू किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो करीबन 1000 करोड़ एलोकेट किए गए थे एडवांस वेपन को परचेज़ करने के लिए। क्यों, बिकॉज उस समय 1999 का टाइम आपको याद ही होगा, कारगिल वॉर की सिचुएशन थी और उस टाइम पे आपको जानते हो कि इंडिया को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था एक एडवांस वेपन की। ठीक है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हेल्प करता इंडिया को वॉर में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज का, कि वो एडवांस वेपन को यूज़ करके वॉर को जितना जल्दी हो सके अपने फेवर में कर सके। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो ये जो
कह सकते हैं जो इवेंट था बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्पस के लिए आपने कह सकते हैं ये जो अमाउंट है वो लिया गया था, और इसको उस पर्टिकुलर ईयर के बजट में आप डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते थे बिकॉज कारगिल वॉर की सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे बेसिकली हम कह सकते हैं वोट ऑफ क्रेडिट यूज़ करके उन्होंने एडवांस वेपन खरीदे थे। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो करीबन 2000 करोड़ रुपए जो एलोकेट किए गए थे, ठीक है, कब 2020 में। तो 2020 में क्या कंडीशन थी, कोविड-19 की सिचुएशन थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को 2000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया था ताकि वो कोविड-19 की वैक्सीन को परचेज़ कर सके, ठीक है, बिकॉज पेंडेमिक की सिचुएशन थी और उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीन्स बन के आए, लोगों को प्रोवाइड हो, और जल्दी से जल्दी ये जो बेसिकली जो लोग हैं जो कोविड-19 के विक्टिम्स थे उनको हम ठीक कर सके। तो उसके लिए वोट ऑफ क्रेडिट दे के उन्होंने अमाउंट को लिया था। सिमिलरली आप कह सकते हैं अभी रिसेंट का ही केस है 2021 का, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 500 करोड़ रुपए का लोकेशन हुआ था गवर्नमेंट को। क्यों? राम मंदिर, जैसे कि आप जानते हैं न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तो राम मंदिर जो बन रहा था अयोध्या में, ठीक है, तो उस मंदिर को बनाने के लिए, उनका कंस्ट्रक्शन करने के लिए करीबन 500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया था वोट ऑफ क्रेडिट के थ्रू, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्पेशल पर्पस के लिए बेसिकली अमाउंट जो है दिया जा रहा है, और क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए बजट पे उसको मेंशन नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, बट वोट ऑफ क्रेडिट लेने के बाद आप जानते जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा देन आप उसमें लोकसभा के थ्रू आप उसको बाद में अप्रूव करवा लेते हैं। तो इनिशियली वो एक ब्लैंक चेक की तरह दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को। नेक्स्ट आपकी ग्रांट है एक्सेप्शनल ग्रांट। तो इट इज़ अ ग्रांट फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट को क्या है बेसिकली बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कुछ ऐसा, कुछ मान लो कैलामिटी या फिर कह सकते हैं वॉर जैसी सिचुएशन आने वाली है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ हैपन हो चुकी है तो स्पेशली स्पेशल पर्पस के लिए एक एक्सेप्शनल, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल चीज़ है, ठीक है, वॉर हो रही है तो एक्सेप्शनल ही है, मतलब नॉर्मल ऐसा नहीं है कि हर साल वॉर हो रही है, कोई कैलामिटी आ रही है, ठीक है, साइक्लोन वगैरह आ रहा है, तो वो भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। तो उन सब एक्सेप्शनल इवेंट्स के लिए अगर मान लो पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वो किसी करंट फाइनेंशियल सर्विस का पार्ट नहीं था वो, ठीक है, तो उसके लिए जो पैसा लिया जाता है वो एक्सेप्शन ग्रांट के थ्रू लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो 2019 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था फेनी। तो उस साइक्लोन में जो लोग इफ़ेक्टेड हुए थे तो उस टाइम पे उनका रिलीफ कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने करीबन 1000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए थे, ठीक है, इस एक्सेप्शन ग्रांट के थ्रू, सो दैट वो जो पर्सन्स अफेक्टेड हुए हैं साइक्लोन के थ्रू उनको वो सर्विसेज मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, रिहैबिलिटेट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रांट को यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारी जो ग्रांट है वो टोकन ग्रांट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो इसमें बेसिकली बोला गया इट इज़ ग्रांटेड व्हेन द फंड्स टू मीट द पर्पस्ड expenditure on a new service can be made available by reappropriation. A demand for a grant of a token sum of ₹1 is submitted to vote of the Lok Sabha and if assented funds are made available, ठीक है। देन हम इसको भी देख लेते हैं। रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हैंड टू द अनदर, इट डज नॉट इन्वॉल्व एडिशनल एक्सपेंडिचर। ये जो वर्ड है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है जब हम ग्रांट इशू करते हैं तो हम गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ ना कुछ मांग ही रही है, कोई नई सर्विस आ रही है तो पैसा चाहिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस में पैसा कम पड़ गया तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कुछ कैलामिटीज़ आ गई उसके लिए पैसा चाहिए, कोई ब्लैंक चेक के थ्रू पैसा ले रही है। बट इस पर्टिकुलर टोकन ग्रांट में कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं मांगा जाता, सिंपली क्या हो रहा है रीअप्रोप्रिएशन हो रहा है, यानी कि एक हेड में जो पैसा दिया गया था उसका यूज़ किसी और हेड के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बजट था उस बजट में मान लेते हैं कि एजुकेशन के लिए जो पैसा दिया गया था वो बहुत कम है, बट कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे लगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आ गई बिकॉज उन्हें कोई यूनिवर्सिटी ओपन करनी है, कुछ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डअप करना है। बट देख सकते हैं दूसरी तरफ एक रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पैसा लोकेट कर दिया और इतना ज़्यादा पैसे की उनको भी उस समय नीड नहीं थी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं उनको अगर 1 लाख
करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, तो उनका काम बेसिकली 50 करोड़ में ही पूरा हो गया था। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें बचा तो उस पैसे को वो यूज़ कर लेते एजुकेशन मिनिस्ट्री में, ताकि एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होगा वो उसके थ्रू मिल जाएगा। यानी यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, रीअप्रोप्रिएशन हो रहा है। यानी एक जगह का पैसा, जो बजट में जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया था, जिस पर्टिकुलर काम के लिए, उसको ना यूज़ करिए, उस पैसे को हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पैसा का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए कोई पैसा मांगा नहीं जा रहा है। ठीक है, बट क्योंकि आप इस तरीके से जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो लोकसभा को भी पता होना चाहिए, बिकॉज लोकसभा ने जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए उस समय पैसा बेसिकली पैसों का अप्रूवल दिया था, उन्हें पता होना चाहिए ना कि वो पैसा वहाँ खर्च ना हो, कहीं और पे खर्च हुआ है। तो इसलिए क्या होता है, अ सम ऑफ ₹1, यानी 1 रुपये जो है उसका वोट डाला जाता है लोकसभा के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, क्योंकि देखो डिमांड है। अब ₹1 को जब वो डिमांड के फॉर्म में डालेंगे, लोकसभा में वोटिंग होगी, देन उनको वो पर्टिकुलर चीज़ें ग्रांट हो जाएगा। तो ये शो करेगा कि किस तरीके से टोकन ग्रांट में एक हेड में जो पैसा था उसको ट्रांसफ़र करा दूसरे हेड में। तो एक तरह का ये इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ₹1 टोकन जब डाला जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन हुआ है। और ऐसा बेसिकली आप ये सोचोगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास इतना, जैसे कि हमने बात करी कि क्यों ऐसा कम पड़ गया, बिकॉज कोई न्यू सर्विस मान लो उनके पास ऐसी आ गई कि उसके लिए उनके पास कुछ एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं था। तो ये कंडीशन में आप कह सकते हो उनको अमाउंट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू कर लिया। अब रीअप्रोप्रिएशन हर बार नहीं हो सकता, बिकॉज आप जानते हैं हर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास अपना अपना जो है एक कह सकते हैं एक लेआउट होता है, किस तरीके से उन्हें डिफरेंट सेक्टर में काम करना है। तो कई बार आपको देखता है कुछ मिनिस्ट्रीज़ के पास उतना पैसा बच जाता है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर नहीं बचा होता तो आप देख सकते हो कि हम दूसरे ग्रांट को यूज़ करके एज अ न्यू स्कीम हम दूसरे ग्रांट से पैसा उठा सकते हैं। बट अगर हमें पता है कि कुछ इस तरीके से पैसे बचे हुए हैं किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में और वहाँ से यूज़ किया जा सकता है, तो इस रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू हम वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, एडिशनल ग्रांट हो, एक्सेस ग्रांट हो या एक्सेप्शन ग्रांट है, वोट ऑफ क्रेडिट है, इन सबको रेगुलेट किया जाएगा उसी प्रोसीजर की तरीके से जिस प्रोसीजर से रेगुलर बजट जो है गया था। यानी सिमिलरली जिस तरह से रेगुलर बजट के थ्रू आपने डिमांड को इशू किया था, देन वोटिंग हुई थी, देन वो ग्रांट में कन्वर्ट हुआ था, तो सिमिलरली उसी प्रोसीजर के थ्रू आपका ये सारी ग्रांट्स भी जो है इशू की जाएंगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली आपने देखने को मिलेगा 2021-22 में, यानी 2021 और 22 के जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली ₹1 का टोकन ग्रांट इशू किया था। किस लिए इशू किया था, बिकॉज आप जानते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो ओपन की जानी है लेह में, कि लद्दाख में जो लोग हैं उनकी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए एक ₹1 का टोकन ग्रांट इशू किया और उस ग्रांट के थ्रू उनको बेसिकली उन्होंने रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू जो है उस पैसे को यूज़ करके उस हायर यूनिवर्सिटी को वहाँ पे क्रिएट किया, जो कि क्या थी, एक न्यू सर्विस है, बिकॉज इससे पहले उस न्यू सर्विस का जिक्र नहीं था। तो उस न्यू सर्विस को देने के लिए उन्होंने टोकन ग्रांट का इशू किया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे जितनी भी ग्रांट्स हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, एडिशनल ग्रांट हो, एक्सेस ग्रांट हो, वोट ऑफ क्रेडिट हो, एक्सेप्शन ग्रांट हो, टोकन ग्रांट हो, आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी, बिकॉज पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको इसको एक एक चीज़ को समझाया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंड्स। यहाँ पे हम 3 तरह के फंड्स देखेंगे। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरा आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये तीनों फंड्स का जिक्र जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आपके आर्टिकल से मेंशन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 266 में। यहाँ पे बेसिकली बोला, क्योंकि हमने देखो इस पूरी चैप्टर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में इतना जिक्र कर लिया कि अब तो आपको आई एम श्योर रट क्या होगा कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले बोला गया कि वो फंड है जहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी रिसिप्ट है, जो भी रेवेन्यू है वो यहाँ पे ही आता है, और जो भी पेमेंट होती है वो यहीं से डेबिट होती है। यानी जो भी रिसिप्ट है वो यहीं पे क्रेडिट होगी, और जो भी पेमेंट होगा गवर्नमेंट का, जो भी पेमेंट उन्हें करनी है वो यहीं से डेबिट होगा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा आ रहा है
और जो भी खर्चा होना है सब यहीं से होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सारा का सारा रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है वो आपका कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सेकंड चीज़ है कि ऑल द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल को इशू करके या फिर लोन लेकर या फिर जो भी तरीके हैं उन सबको यूज़ करके जो भी लोन उठाती है उस लोन का जो पैसा होता है वो कहाँ पे जाके रहेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर मान लो पैसों की कमी है तभी तो गवर्नमेंट को लोन उठाना पड़ रहा है, तभी गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल इशू करनी पड़ रही है, वेज एंड मीन्स के थ्रू पैसे कलेक्ट करने पड़ रहे हैं। तो वहाँ से इन सभी जगहों से जो भी पैसा आएगा वो सिंपली कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। फिर यहाँ से पैसा जो है यूज़ करके गवर्नमेंट अपने जो भी फंक्शंस है उनको परफॉर्म करेगी। थर्ड बोला गया है कि ऑल दी मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे तो बात करते हैं हम कि गवर्नमेंट जब खुद लोन उठा रही है, और इसमें हम बात करें कि गवर्नमेंट जब किसी और को लोन देती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ जो है लोन्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको भी लोन हमारी जो सरकार है प्रोवाइड करती है। तो जब वो लोन्स देगी तो वो बाद में उसको रिटर्न करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करेंगे और इंटरेस्ट भी रिटर्न करेंगे। तो वो पैसा भी कहाँ जाएगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यानी जो भी पैसा आ रहा है और जो भी पैसा जा रहा है वो सब कहाँ पे आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। देन यहाँ पे बोला गया है कि all the legally authorized payment on the behalf of government of India are made out of this fund and no money out of this fund can be appropriated, issued or drawn except in the accordance with the parliamentary law। यानी कि बोला गया है कि जितनी भी लीगल पेमेंट होगी सरकार के बिहाफ में जो भी लीगल पेमेंट की जाएगी वो सब कहाँ से होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी। बिकॉज पैसा ही जब सरकार का यहाँ पे है तो पेमेंट भी इसी के थ्रू होगी। और यहाँ से अगर पेमेंट करवानी है यानी यहाँ से कोई भी पैसा इशू करना है या फिर ड्रॉ करना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, लॉ यानी हमारा जो भी पार्लियामेंट्री लॉ है, यानी हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएशन बिल है, उस अप्रोप्रिएशन बिल को यूज़ करके आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो। यानी बिना अप्रोप्रिएशन बिल के आप CFI से पैसे नहीं इशू कर सकते हो, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से जो भी प्रोसीजर आपको फॉलो करना है उस फॉलो करके आप इस फंड से पैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन किया गया है। इसमें सिंपली बोला गया है कि ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज विच आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो CFI में जो जा रहा है उसके अलावा जो पैसा है जो कि रिसीव किया जा रहा है बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करे या फिर उनके बिहाफ में अगर कोई और रिसीव कर रहा है तो वो पैसा क्रेडिट कहाँ होगा, आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से पैसा होता है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसे हम PF बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपका जो है पर्टिकुलर सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है PF का कटता है, तो वो PF का पैसा कहाँ पे जाता है, आपका पब्लिक अकाउंट में। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास चले जाएगा तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, नहीं, ये पैसा बेसिकली जो होता है लोगों का होता है, बट गवर्नमेंट क्या करती है अपनी कस्टडी में इसको रखती है, और जैसे ही किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना PF निकालना है तो वो आसानी से फिर निकाल भी सकता है, ठीक है। बट होता किसका है, लोगों का पैसा है, बट रखा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट की कस्टडी में रखा जाता है, इसलिए हम इसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ही कहते हैं, ठीक है। तो PF का पैसा डिपॉजिट हो गया। सिमिलरली जुडिशियल डिपॉजिट, यानी कोई भी जुडिशरी है, कोई भी जजमेंट देती है उसमें बोला जाता है कि आपको आपके ऊपर इतना पैसा का अमाउंट का फाइन लगाया जाता है, तो वो जो पैसा है वो अगेन कहाँ जाएगा, आपका पब्लिक अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली सेविंग बैंक की डिपॉजिट है, ठीक है, जब आप बैंक में कुछ सेविंग अकाउंट खोलते हो तो कुछ पैसा आप वहाँ पे जमा करते हो, ठीक है, तो वो पैसा अगेन कहाँ जाता है, आपका पब्लिक अकाउंट में जाता है। बाद में जब आपको चाहिए होगा तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के थ्रू आप उस पैसे को निकाल सकते हो। डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स होती है, रेमिटेंस, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो तो कुछ सर्टेन अमाउंट जब आप अपनी होम कंट्री में भेजते हो, अपने लोगों के लिए भेजते हो, तो उस अमाउंट को कहाँ पे रखा जाता है, आपको पब्लिक अकाउंट में। उस अमाउंट को यूज़ करके फिर जो भी आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं वहाँ तक उनको पहुँचा दिया जाता है, ठीक है।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे देखने को मिलेगी कि दिस अमाउंट इज़ ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि ये जो अमाउंट है एक एग्जीक्यूटिव एक्शन की तरह ऑपरेट किया जाएगा। दैट इज़ द पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, यानी कि जिस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में थोड़ा सा भी पैसा अगर निकालना है तो आपको प्रॉपर पार्लियामेंट्री लॉ को फॉलो करके एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करके प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ तब जाके आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं गवर्नमेंट। बट क्योंकि पब्लिक अकाउंट क्या है, लोगों का पैसा, अब लोगों का पैसा लोग जब चाहें आपको इमरजेंसी के टाइम पे उस पैसे को उनको चाहिए होगा तो उस टाइम पे वो ईज़िली से निकल सके, इसलिए एग्जीक्यूटिव जो होती है वो इसको जो है पूरा कह सकते देखती है और बहुत ही ईजी मैनर में आप कह सकते हैं सिंपली जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उसी फॉर्म में जो वो ईज़िली अवेलेबल करवा दिया जाता है पब्लिक को। ठीक है, तो यानी कि इस केस में कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इसे ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो फंड है वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 में मेंशन किया गया है। इसमें बेसिकली बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया into which the amount determined by the law are paid from time to time. Accordingly, the Parliament enacted the Contingency Fund of India Act 1950। यानी इस फंड को बनाने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1950 में, जो कि क्या था, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1950 में। इस एक्ट के थ्रू जो हम कह सकते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया था और बोला गया था कि टाइम टू टाइम इसमें जो है पर्टिकुलर अमाउंट जो है डालनी पड़ेगी, यानी क्योंकि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के एक इमरजेंसी सिचुएशन पे गवर्नमेंट को अगर तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है, तो एक बफर मतलब कह सकते हैं स्टॉक की तरह एक पैसा अलग से रखा जाता है कि कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, लाइक कोई कैलामिटी, ठीक है, कोई वॉर हो गया, कुछ ऐसा डिज़ास्टर आ गया, तो उस केस में गवर्नमेंट को लोन ना उठाना पड़ सके या फिर अगर कहीं और से ना मिल रहा हो तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर फंड से वो पैसा निकाल कर यूज़ कर सकती है। बट मेन कंडीशन क्या है कि सिर्फ इमरजेंसी के केस में इस फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं। नॉर्मल केसेस में अगर मान लो कोई पर्टिकुलर सर्विस है, जैसे मान लो हमने देखा था ग्रांट, तो पर्टिकुलर न्यू सर्विस आपकी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आ गई तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो पर्टिकुलर सर्विस तो नॉर्मल सर्विस है, ठीक है, वो इमरजेंसी के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही, तो उसके लिए आप ग्रांट इशू करोगे। बट कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट को पैसा की रिक्वायरमेंट है, तब वो इस कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकती है ईजिली। साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा, बोला गया है कि दिस फंड इज़ प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट के अंडर में ही ये बेसिकली फ़ंड होता है एंड ही कैन टेक एंड मतलब ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट मीट टू अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग its authorization by the parliament. The fund is held by the finance secretary on the behalf of the president, like the public account of India. It is also operated by the executive action. तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बोला गया है कि ये जो फंड होता है होता तो प्रेसिडेंट के अंडर है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में ये कौन संभालता है इसको, फाइनेंस सेक्रेटरी इसको संभालते हैं और एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा सकता है। यानी जिस तरह से हम कह सकते हैं पब्लिक अकाउंट में अगर आपको ईजिली पैसा निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे उसको देख रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी अगर कुछ, क्योंकि देखो जब अनफोर्सिन कंडीशन बन रही है तब आप इतना बड़ा कह सकते हो बिल लाओ फिर उसको एक्ट बनाओ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इस पर्टिकुलर फंड को कहाँ पे रखा गया है, एक फाइनेंशियल सेक्रेटरी के अंदर रखा गया है, ताकि वो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट जल्दी से जल्दी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कुछ बातचीत करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आपने आपस में बातचीत करके वहाँ से फ़ंड को निकाल के उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज़ कर ली। अब जब यहाँ से अगर मान लो कुछ फ़ंड निकाला गया है तो ऐसा नहीं है कि निकाल के गवर्नमेंट यूज़ कर रही है मदद से एंड देन बाद में कहीं और से इसमें ला के डाल देगी, नो। अगर जो भी फंड यहाँ से निकाला जा रहा है बाद में लोकसभा का उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ इसमें हमने इतना पर्टिकुलर अमाउंट है, मान लो 500 करोड़ का उन्होंने एक फ़ंड बना रखा, मतलब पैसे डाल रखे हैं अपने कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, उनमें से करीबन 200 करोड़ का बेसिकली खर्चा हो गया है, तो ये बाद में 200 करोड़ उसमें वापस डालने पड़ेंगे। तो ये 200 करोड़ कहाँ पे खर्च हुए हैं, कैसे खर्च हुए हैं, ये सब चीज़ें लोकसभा को पता होनी चाहिए, तो बाद में इन पैसों का अप्रूवल लेना पड़ेगा लोकसभा से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके तीनों फंड्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका जो टॉपिक है
वो है मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव पावर क्या है फंक्शन पार्लियामेंट की, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पावर क्या है बेसिकली। मतलब मेन पार्लियामेंट का जो रोल है वो मल्टी फंक्शनल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फंक्शंस करते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेटिव में क्या क्या फंक्शंस है, एग्जीक्यूटिव पावर उनकी क्या है, देन फाइनेंशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर कौन सी है, जुडिशल पावर, फिर देन इलेक्टोरल पावर कौन सी है, फिर अदर पावर एंड फंक्शंस। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पावर है, काफ़ी लेंथी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हम आज यहीं पे बेसिकली एंड करते हैं अपनी वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन बाय।